हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ADHD के बारे में बात करेंगे। बहुत से पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि बचपन में जो बच्चा है मेरा वो हाइपर एक्टिव है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, क्या ये सिम्टम्स ADHD के होते हैं। हम इस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसको आज कंप्लीटली हम एक्सप्लोर करेंगे। ADHD क्या है? ADHD की जो फुल फॉर्म है, A का मतलब है अटेंशन डेफिसिट, H का मतलब है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है या डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की कंसंट्रेशन और अटेंशन जो है उसमें फ़र्क आता है। बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं या आगे जाके यही बच्चे अडल्टहुड में भी इनकी इम्पल्सिविटी या जिसको हम उतावलापन बोलते हैं वो परसिस्ट करता है। ADHD की वजह से बच्चों और अडल्ट्स या एडोलेसेंट्स में डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनअटेंशन होना, ध्यान नहीं देना, कन्फ्यूजन रहना, डिस्ट्रैक्टेड रहना या फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हाइपर एक्टिव होना, जल्दबाजी में चीज़ें करना, ये सब ADHD के ही लक्षण हो सकते हैं। ADHD के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, जिसमें कि जो बच्चा है या एडोलेसेंट है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, एक जगह ध्यान देके अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाता, उसको कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर पढ़ाई कर रहा है और छोटी सी भी आवाज़ कहीं से आती है तो वहाँ की ओर ज़्यादा जाएगा। दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव टाइप। इसमें बच्चे जो होते हैं वो इम्पल्सिव होते हैं, वो उतावले होते हैं, एक जगह टिक के जो बैठने की क्षमता उम्र के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं होती। बार बार हाथ हिलाते रहेंगे, बार बार अपनी बॉडी को रॉक करते रहेंगे या फिर पेन है तो पेन के साथ फिकल करते रहेंगे। ये सब प्रिडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव टाइप वाले में होती हैं सिम्टम्स। इसके बगैर एक होता है कंबाइन टाइप, जिसमें इनअटेंशन भी होता है और बच्चा हाइपर एक्टिव भी होता है। इसकी वजह से बच्चे की जो डेली लाइफ है उसमें इम्पेयरमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल की लाइफ होती है, दोस्तों के साथ खेलना होता है, अपना काम करके कंप्लीट आना स्कूल से, माँ बाप की जो बातें हैं उन पे कॉम्प्लायंस लाना या उनकी बातों को समझ के जल्दी से रिस्पॉन्स देना, और ग्रुप बिहेवियर्स में इम्पेयरमेंट आता है। ADHD अगर अच्छे से पहले डायग्नोस नहीं होता है तो बच्चे एंग्शियस हो सकते हैं, बच्चे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वो अपने आप को काबू में क्यों नहीं ला सकते, वो अचानक से ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हरकतें करते रहेंगे। ADHD किससे होता है? ADHD के कॉजेज़ क्या हैं? बेसिकली रिसर्च के हिसाब से ADHD यूजुअली जेनेटिक मेजर कंपोनेंट होता है। उसमें 70 to 80% ADHD का एक जेनेटिक कंपोनेंट ही है। इसका मतलब है किसी को फैमिली में ये पहले सिम्टम्स थे जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम थी और बच्चे में भी आ रही है। इट कैन बी बेस्ड ऑन जो पूरी हमारी लीनिएज है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं पे ये जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं। इसके बगैर हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन है या फिर हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है या हमारी ब्रेन की जो फॉर्मेशन है उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस आ सकती हैं। प्रेगनेंसी में जो मदर्स स्ट्रेस्ड होती हैं या फिर अल्कोहल लेती हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या फिर प्री मैच्योर बेबीज़ जो पैदा होते हैं पहले ही जन्म से, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स होने के सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं। ADHD का संबंध मोबाइल देखने की वजह से नहीं होता या फिर गलत पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता है। शुगर खाने से ADHD नहीं होता। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो ब्रेन की डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करता है और ये पहले से ही प्रेजेंट होता है, जो कि सिम्टम्स जो हैं 0 से लेके 4 साल की उम्र में दिखते हैं। अब हम ADHD जो है उसके इनअटेंशन के जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में अर्ली ईयर्स में, वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा बैठा है, उसको आपने कोई काम करने के लिए बोला, आपने बोला पानी का गिलास लेके आओ, और वो बच्चा दूसरे रूम में गया और वहाँ से कोई वो ब्लैंकेट लेके आ रहा है। आपने इन अटेंशन में ये भी देखा है कि बच्चे को आप बार बार कह रहे हो बेटा आप नोटबुक की तरफ देखो और नोटबुक पे फोकस करो, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, देख भी रहा है उसकी तरफ, और आप जो पढ़ाते हो लिखाते हो थोड़ी देर के बाद आप पूछते हो तो वो बच्चा कहीं खो जाता है, जिसको हम जोनिंग ऑफ बोलते हैं। बच्चा जो डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है इनअटेंटिव ADHD टाइप में।
दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि बच्चे को अपनी जो चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती। बच्चा जो है कंफ्यूज रहता है और उसकी वजह से, कंफ्यूजन की वजह से डिसऑर्गेनाइज रहता है। वो अपने नोटबुक्स नहीं रखेगा, अपनी चीज़ें अपनी जगह नहीं रखेगा और रोज़ उसकी कंप्लेंट आती जाएगी कि ये बच्चा जो है ध्यान नहीं देता। अब हाइपर एक्टिविटी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हाइपर एक्टिव बच्चे, देखिए बचपन में बच्चे तो यूजुअली चंचल होते हैं। चंचलता और हाइपर एक्टिविटी में डिफरेंसेस कहाँ पे आती हैं कि अगर हमारे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी उसकी डेली लाइफ में इंटरफेयर करेगा। फॉर एग्जांपल, बच्चा जो है खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हेड इंजरी हो रही है, कहीं पे वो गिरता पड़ता रहता है, रोज़ उसको चोटें लगी रहती हैं और फिर भी वो नहीं संभलता, उसको डेंजर समझ नहीं आता। वो ऐसी ऐसी जगह चढ़ जाएगा कि आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, अरे देखो कहीं लग तो नहीं गई बच्चे को। अब हम ये 2 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऊपर वाले, जब के बच्चे को डिसीजन मेकिंग और इतनी उसकी इंटेलिजेंस आती है कि अच्छी चीज़ क्या है मेरे लिए और बुरी चीज़ क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, हाइपर एक्टिविटी उसको हम कहते हैं कि जब बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता, बार बार एक चीज़ के साथ खेलता रहेगा और वो रिपीट करता रहेगा उन्हीं चीज़ों को, और इतना करेगा कि आपको इरिटेशन हो जाए, आप बहुत ही परेशान हो जाओ और आपकी बहुत एनर्जी लगती है उसको बिठाने में। यही जो हाइपर एक्टिविटी होती है अडल्ट्स में, एडीएचडी में क्या होता है कि वो रेस्टलेसनेस आ जाती है, उनमें बहुत बेचैनी होती है, वो हमेशा परेशान रहते हैं, एंग्शियस। देखोगे आप इन इंडिविजुअल्स या अडल्ट्स को जिनको बचपन में एडीएचडी के सिम्टम्स थे लेकिन वो मिस हो गए हैं। आपने ये भी देखा है कि लॉन्गिट्यूडनल आउटकम्स जो है, कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि एक जॉब में वो टिक के नहीं रह सकते, रोज़ वो करियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और वो अचानक से फिर परेशान भी होते हैं और ये भी कहते हैं कि मुझे पछतावा हो रहा है, लेकिन सर उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे से वो रहा नहीं गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वो वेंट आउट कर दिया। ये जो वेंट आउट करना था, ये आते हैं हम इम्पल्सिव बिहेवियर्स की तरफ। तो इम्पल्सिविटी क्या होती है? इम्पल्सिविटी उतावलापन है। आपने बच्चे को अभी सवाल पूछा ही नहीं, उतावलेपन में मैं वो आंसर देना स्टार्ट कर देता है और वो जो हड़बड़ाहट होती है उसमें गलत आंसर दे देगा, लेकिन उसका इम्पल्सिव नेचर जो है उसकी डेली परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट करेगा। अभी टीचर कुछ कह ही नहीं रही है और वो अचानक से खुद उठ के हाथ खड़े कर देता है क्लासरूम में, बार बार किसी को छेड़ना, बार बार किसी को टच करना बच्चे को, या घर पे बार बार आपके पास आना, आपसे बहुत सारे सवाल करना। देखिए, सवाल करना बहुत इजी और अच्छी चीज़ है बचपन में ताकि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़े, लेकिन इतने ज़्यादा सवाल करना, इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होना कि पेरेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्पेयर होना, ये सिम्टम्स इम्पल्सिव टाइप एडीएचडी के होते हैं। अडल्ट्स में यही इम्पल्सिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है ना, अप एंड डाउन मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं उनकी, जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि मैरिटल डिस्कॉर्ड हो सकता है या फिर रैश ड्राइविंग होती है। ड्रग एडिक्शंस आपने देखे होंगे कि ये इसी इम्पल्सिविटी में ही होता है कि अडल्ट्स के जो एडीएचडी है वो हमने डायग्नोज नहीं किया होता है और उनको कोई देखता नहीं है मैनेज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि जो एडीएचडी के सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं उसकी वजह से आपकी डेली लाइफ में इंटरफेरेंस हो रहा है, आपके काम में फ़र्क पड़ रहा है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ रहा है, एडोलेसेंस में इमोशनल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी असेसमेंट के लिए हमें जाना कहाँ है? हम एक डिटेल्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, प्रॉपर रेटिंग स्केल्स होती है, जिसके साथ में बहुत और एसोसिएटेड असेसमेंट्स एंड इवैल्यूएशंस कराई जा सकती हैं किसी भी उम्र पे 4 साल के बाद। और ये यूजुअली खाली बच्चों में नहीं होता, एडोलेसेंट्स में भी होता है, अडल्ट्स में और ओल्ड एज में भी एडीएचडी को डायग्नोज किया जा सकता है विद प्रॉपर साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। उसमें रेटिंग स्केल्स होती हैं, उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सिम्टम्स भी समझ आते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स किन के हैं, मॉडरेट सिम्टम्स किन के हैं और सीवियर सिम्टम्स किन के हैं, और उसी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट्स साइकोथेरेपीज इन कॉम्बिनेशन विद साइकियाट्रिस्ट्स जो कि मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं, साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट होता है एडीएचडी के लिए। हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? बहुत ज़्यादा जो एडीएचडी के इंडिविजुअल्स होते हैं उनको यूजुअली बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक साइंस है
जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये जो ADHD के सिम्टम्स होते हैं, चाहे इनअटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी है, या उसकी वजह से स्कूल में एकेडमिक्स में इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्पेशल एजुकेशन साथ में एकेडमिक्स के लिए कर सकते हैं। हमने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है ADHD के लिए, जिसमें कि बच्चे की जो थॉट प्रोसेसेस होती हैं, सेल्फ रेगुलेशन होता है या इमोशंस हैंडलिंग होती है, उसको कैसे हम उसको हेल्प करें मैनेज करने के लिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ADHD मैनेजमेंट के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, हमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन से हमें हटना है। हम ये नहीं कह रहे ADHD स्क्रीन की वजह से होता है, बट इट कैन मैक्सिमाइज द प्रॉब्लम। एकोमोडेशन स्कूल में मिलनी चाहिए बच्चों को, उनको इंडिविजुअल हेल्प मिलना चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन मिलना चाहिए। उसके हिसाब से कोई जो टीचर है, जैसे एक बच्चे को कंसंट्रेशन में दिक्कत है या बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसको सामने बिठाया जाए, उसको शॉर्ट शॉर्ट चंक्स में इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको बार बार एंगेज किया जाए। डेली जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बोर्ड को रब करना, चौक ले आना या फिर मार्कर्स ले आना, या सबकी नोटबुक्स को कलेक्ट करवाना क्लासरूम में, इसकी वजह से वो बच्चा एंगेज्ड भी रहेगा और उसकी जो सेल्फ रेगुलेशन या फिर अटेंशन या कंसंट्रेशन या फिर एंगेजमेंट के स्किल्स हैं, वो काफ़ी एनहांस हो सकते हैं। दवाई के बारे में यूजुअली ADHD में हम तब रिकमेंड करते हैं या फिर हम रेफ़र करते हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर हो, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हो, घर पे वो तोड़ फोड़ कर रहा हो, या फिर अडल्ट्स में उनके इमोशंस में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, या फिर रैश ड्राइविंग जो हमने अभी डिस्कस भी किया है, प्रोन टू एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये तब हम मेडिकेशन के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास रिकमेंड कर सकते हैं। फैमिलीज़ और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जहाँ पे ADHD के सिम्टम्स बच्चे में लग रहे हैं, वो ADHD के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। स्ट्रक्चर एक डेवलप करना होता है इन बच्चों के लिए घर पे, चाहे वो विजुअल शेड्यूल है, इनको इंस्ट्रक्शंस जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली हम इनको बार बार समझा के सिखा नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल ही कियोटिक हो जाएगा उनके लिए और वो एंग्शियस हो जाएंगे और ज़्यादा तोड़फोड़ या फिर गुस्सा करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, 1 2 3 4। अगर हम उनको ऐसे समझाएंगे पिक्चर्स के साथ में, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर हमने लिमिटेड बात, टू द पॉइंट बात की उनके साथ, तो वो ज़्यादा अटेंड करेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा और बच्चा भी परेशान नहीं होगा। मल्टी सेंसोरियल जिसको हम बोलते हैं एड्स, या फॉर एग्जांपल साउंड वाली चीज़ें हमने यूज़ कर ली, पिक्चर वाली चीज़ें कर ली हमने यूज़। किसी बच्चे को वो बैठ नहीं पा रहा, तो कुछ हमने कॉम्प्रेशन स्टार्ट कर लिया, कामिंग एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से ADHD के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो सकते हैं। सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देंगे, शाबाशी जिसको हम बोलते हैं, और बच्चों को ग्रेटफुलनेस या थैंकफुलनेस सिखाएंगे। बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाएंगे। अगर उनको लग रही है उनको प्रॉब्लम है, उनको लेबल नहीं करेंगे कि बैठते नहीं हो, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम बिल्कुल कंप्लीटली अपनी डिक्शनरी से हटा देंगे। उल्टा ये करेंगे, आप मुझे बताओ कि आपको क्या हेल्प चाहिए, आप मेरे साथ बैठो, मुझे लग रहा है कि आप ये अच्छा भी कर सकते हो। तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ADHD एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगर अर्ली ईयर्स में हमने पेरेंट्स ने इसको सिम्टम्स को पिक करके मैनेज करने की कोशिश नहीं की, वरना इसकी वजह से पेरेंटल क्वालिटी जो है, उनकी मेंटल हेल्थ जो है, वो बहुत ही इम्पैक्ट होती है और वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही थके हुए रहते हैं, और उसकी वजह से स्कूल से भी प्रेशर्स होते हैं, तो सारी चीज़ें वो बच्चे पे निकल के आती हैं। अगर पेरेंट्स ने इंटेलिजेंटली सही साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स और बिहेवियरल थेरेपीज़ पेरेंटिंग के थ्रू इन बच्चों को हैंडल करना सीख लिया, तो ये बच्चे लाइफ में एक्सेल कर जाते हैं और इनकी यही जो एक्स्ट्रा एनर्जीज़ हैं या जो डिटेल में फोकस में प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको हम अच्छी तरह से शेप करके वो हमें बिल्कुल प्राउड फील करा सकते हैं।